हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और मैं आपको समझाऊंगा साइटोप्लाज्म के बारे में। ये जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वहाँ से मैं ये आपको टॉपिक बता रहा हूँ साइटोप्लाज्म के बारे में। जो भी चीज़ें बताई गई मैं लेक्चर में बताऊंगा और एज़ यू नो हमारा यूजुअल मेथड यही होता है कि पहले लेक्चर को समझते हैं और फिर हम उसका जो भी रीडिंग मटेरियल होता है वो बुक में से रीड करते हैं। सो साइटोप्लाज्म फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रोडल्फ वॉन कोलाइकर। दैट वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड रोडल्फ वॉन कोलाइकर। ये एक साइंटिस्ट था इन 1868। ये साइंटिस्ट था 1868 के अंदर, रोडल्फ वॉन कोलाइकर, और इसने इंट्रोड्यूस करवाया था एक एक जेली लाइक सब्सटेंस। याद रखिएगा, इसने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो इसे पता जेली लाइक सब्सटेंस नज़र आया, इसे जेली लाइक सब्सटेंस जो कि फ्लेशी था, फ्लेश की तरह इसे नज़र आया, सेमी सॉलिड था वो, और इसने इसका नाम रखा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई? वो फ्लूइड, वो मटेरियल जो कि फिल्ड होता है बिटवीन बिटवीन वी कैन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। देखिए, अगर मैं ये आपको कहूँ कि भाई दो टाइप के हमारे पास सेल होते हैं, एज़ यू नो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ इनके बारे में। दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है यूकेरियोटिक सेल, सही है, ऑलरेडी बताया था मैंने आपको, यूकेरियोटिक सेल होता है एक, और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, दोनों में पता है क्या फ़र्क होता है? जो यूकेरियोटिक सेल होता है दैट यूकेरियोटिक सेल इज़ लाइक दिस। यूकेरियोटिक सेल के अंदर आपको मिलेगा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और बीच में मिलेगा आपको न्यूक्लियस सॉरी, बीच में आपको न्यूक्लियस मिलेगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलेंगे आपको। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसके अंदर आपको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं मिलेगा और आपको कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने ये बैक्टीरिया बना दिया, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। तो यहाँ पे दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन अलग हो जाती है। यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म क्या होता है? द मटेरियल फिल्ड बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ये जो हमारे पास है दैट इज़ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे आप? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे ऐसे ना। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को आप नाम देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। और ये हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन? दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। तो भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो फ्लूइड फिल्ड है, मटेरियल फिल्ड है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर ऐसे होता है कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आपको जो फ्लूइड मिलेगा, आपको जो मटेरियल फिल्ड मिलेगा, दैट मटेरियल विल बी टर्म्ड एज साइटोप्लाज्म। लेकिन आपको पता है न्यूक्लियस तो होता नहीं है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो वहाँ पे आप साइटोप्लाज्म को कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई वो मटेरियल जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल पाया जाए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म। तो समझ में आ रहा है भाई साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस, कोई फ्लेशी सब्सटेंस होता है जो कि अगर यूकेरियोटिक सेल में है तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बीच में फिल्ड मटेरियल मिलेगा। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाते ही जितना भी मटेरियल आपको मिलेगा वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, प्रीवियसली अगर हम प्रीवियस साइटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट देखें, प्रीवियसली ये कहा जाता था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रीवियसली, ठीक है। प्रीवियसली साइटोप्लाज्म को एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म के अंदर डिवाइड किया जाता था। जैसे कि अगर मैं एक सेल यहाँ पे बनाऊँ, आप इस सेल को जानते हैं, दैट सेल इज टर्म्ड एज एमोबा। एमोबा को आप जानते हैं, ये यूनिसेलुलर जानदार होता है। 9 मैट्रिक के आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। ये यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, दैट इज टर्म्ड द एमोबा। ये एमोबा के अंदर हो गया न्यूक्लियस, क्योंकि एमोबा भी यूकेरियोटिक सेल है तो ये हो गया न्यूक्लियस इसके अंदर। तो ये कहा जाता है कि प्रीवियसली ये कहा जाता था कि भाई न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है उसे नाम दिया जाता था पहले, दैट वाज टर्म्ड एज एंडोप्लाज्म। क्या नाम दिया जाता था? एंडोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म, सही है। और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के करीब जो पार्ट है साइटोप्लाज्म का, वो पार्ट जो क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के करीब आपको मिलेगा, दैट वाज टर्म्ड एज एक्टोप्लाज्म, ठीक है। ये इनकी पिगमेंटेशन के बेसिस पे नाम रखा गया था, एक का नाम रखा था एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म इनको कहा जाता था। लेकिन आज इन टर्म्स को थोड़ा सा चेंज किया गया है, आज एंडोप्लाज्म को कहा जाता है दैट इज द साइटोसोल, एंडोप्लाज्म को साइटोसोल का नाम दिया जाता है और एक्टोप्लाज्म को साइटोजेल का नाम दिया जाता है। आज इन्होंने आज जो अभी हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म की, उनमें इनका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है। जो साइटोसोल होता है वो लेस विस्कस होता है, याद रखिएगा, इट इज लेस विस्कस। और ये जो साइटोजेल होता है दैट इज मोर विस्कस, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि साइटोसोल के अंदर ओनली रिएक्शंस होते रहते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे होती रहती हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का काम होता है, जो भी चीज़ स्टोर होती है वो साइटोजेल के अंदर होती है। इसी वजह से इनका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है। तो याद रखिएगा, प्रीवियसली इनको एक्टो और एंडोप्लाज्म कहा जाता था, लेकिन अभी ये टर्म चेंज हो गया, अभी इनको कहा जाता है साइटोसोल और साइटोजेल। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपको कहाँ पे मिलेंगी। अच्छा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब किसी चीज़ का टूटना या बनना, ये सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपको मिलेगी साइटोसोल के अंदर। और यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज होता है मटेरियल का, जो सेल को चीज़ें चाहिए उनका स्टोरेज कहाँ पे होगा, साइटोजेल के अंदर। इसीलिए साइटोजेल जो होता है वो विस्कस इन नेचर होता है, ज़्यादा विस्कस होता है, और साइटोसोल जो होता है दैट इज़ द लेस विस्कस। ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। अच्छा, साइटोजेल जो होता है वो जेल की तरह है। साइटो का मतलब सेल, जेल का मतलब होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये थोड़ा सा क्लियर पोर्शन में होता है, क्लियर होता है थोड़ा सा जेल की तरह, और ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, इसीलिए साइटोसोल का। जैसे साइटो का मतलब सेल और सोल का मतलब सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? देखिए, केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है, कि साइटोप्लाज्म कौन सी चीज़ से मिलकर बनता है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि भाई साइटोप्लाज्म जो होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, ग्रेन्युलर लिक्विड है, इट इज़ ट्रांसल्यूसेंट, शफाफ, एंड ग्रेन्युलर होता है। ये ग्रेन्युलर का मतलब होता है दानेदार, ग्रेन्युलर लिक्विड होता है। ये इसकी कंसिस्टेंसी आपने याद रखना है कि दीज आर ट्रांसल्यूसेंट एंड ग्रेन्युलर लिक्विड। ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड की वजह से होता है, लिक्विड की वजह से, और ग्रेन्युलर होता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स की वजह से। आपको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स भी तो होते हैं, तो उसकी वजह से ये ग्रेन्युलर इन नेचर होता है, ये याद रखिएगा। सो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक मिलेगा आपको साइटोसोल और दूसरा मिलेगा साइटोजेल। ये बताया गया है कि देर इज 70 to 90% वाटर। कितना? 70 to 90% वाटर मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म के अंदर। नोट 70 to 90%, आपके बुक के अंदर जो बताया गया है इसको हम देखते हैं। तो आपने सिर्फ याद रखना है। अच्छा, 70 to 90% वाटर कहाँ पे मिलेगा आपको? दैट विल बी इन प्रोटोप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियस भी आ गया, सही है। यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म में कितना पानी मिलेगा? दैट इज़ ओनली 90%। ये बुक में बताया गया है, तो वैल्यू याद रखनी है भाई। 90% आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड द वाटर, 90% वाटर होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा आपके बुक में एक चीज़ बताई गई है कि साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, दो टाइप की सॉल्यूशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, समझिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन के टाइप आपको आने चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। दो टाइप के सॉल्यूशन के टाइप आपको मिलेंगे। एक को कहा जाता है दैट इज़ द ट्रू सॉल्यूशन, एक होती है ट्रू सॉल्यूशन, और जो सेकंड होती है दैट इज़ टर्म्ड एज द कोरस सॉल्यूशन, दैट इज़ कोरस सॉल्यूशन। नॉट कोरस सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, याद रखिएगा। एक होती है ट्रू सॉल्यूशन एंड एक होती है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोरस नहीं, कोलाइडल सॉल्यूशन, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड वन इज़ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कितने टाइप की सॉल्यूशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर? दो टाइप की सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये दोनों क्या हैं?
इनको समझते हैं। देखिए ट्रू सॉल्यूशन क्या है। देखिए अगर जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर अगर मैंने वाटर रखा, इस बीकर के अंदर देयर इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और वाटर के अंदर मैंने एक ऐसी चीज़ डिज़ोल्व की जो कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई कोई चीज़ मैंने डिज़ोल्व की, जैसे कि वाटर के साथ मैंने सोडियम क्लोराइड साल्ट को डिज़ोल्व कर दिया। मुझे ये बताओ आपको नज़र आएगा दूर से कि भाई इसमें साल्ट डिज़ोल्व किया हुआ है? आपको नज़र आएगा? आपको तो पता ही नहीं चलेगा ये पानी नमक वाला है या नॉर्मल पानी है। ऐसे टाइप की सोल्यूशन जिसमें जो सोल्यूट होता है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए उसे ट्रू सोल्यूशन कहा जाता है। और ट्रू सोल्यूशन हमेशा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, आयंस बनाते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन ऐसी सोल्यूशन जिसमें वो जो सोल्यूट होता है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो ही ना, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया, ये सोडियम क्लोराइड यहाँ पे सोल्यूट है, सही है, और जो वाटर है यहाँ पे सोलवेंट है, दोनों आपस में इवनली सोल्यूबल हो गए हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है, इसे आप कहेंगे ट्रू सोल्यूशन। लेकिन कोलोइडल सोल्यूशन क्या होती है? कोलोइडल सोल्यूशन में आपने वाटर ऐड किया, वाटर क्या है? एक सोलवेंट है। इसके साथ अगर आपने सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज़ कर लिया, रेत वगैरह आपने यूज़ कर ली, ये सोल्यूट है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं आपको नज़र आएगा नहीं आएगा पानी के अंदर? तो वो डिजोल्व नहीं होगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स ऐसे अनडिजोल्व फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में नजर आएंगे, ऐसे ऐसे सस्पेंडेड रहेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल ग्रेनुलर फॉर्म में आपको नजर आएंगे। ऐसे टाइप के सोल्यूशन को कोलोइडल सोल्यूशन कहा जाता है, जिसमें अनइवन, हमें याद रखिएगा, अनइवन डिसोल्यूशन या सोल्युबिलिटी हो, जिसमें अनइवन सोल्युबिलिटी हो, मतलब कि अच्छे से कोई मॉलिक्यूल सोल्युबलाइज नहीं हो रहा है, ऐसे टाइप की सॉल्यूशन को कहा जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो हमारे सेल के अंदर कितने टाइप की सॉल्यूशन पाई जाती है? दैट इज टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप देखेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन जो होती है वो कौन बनाता है हमारे सेल के अंदर? ये आपके बुक के अंदर बताया गया है, कॉन्सेप्ट को देखिएगा। जो ट्रू सॉल्यूशन होती है हमारे बुक के अंदर, दैट इज मेड बाय दी मोनोमर्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स, वो बनाते हैं ट्रू सॉल्यूशन। दैट इज द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स या मॉलिक्यूल, सही है। जैसे कि अमाइनो एसिड्स कौन सी सॉल्यूशन बनाएंगे? वो बनाएंगे ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। फैटी एसिड्स के जो मॉलिक्यूल होंगे, छोटे छोटे फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, वो भी क्या बनाएंगे? वो भी ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। शुगर्स जो होंगे वो भी कौन सी सॉल्यूशंस बनाएंगे? ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके अलावा जो आयंस होंगे वो भी कौन सी सॉल्यूशन बनाएंगे? वो भी ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। और साल्ट्स जो होंगे वो भी क्या बनाएंगे? ट्रू सॉल्यूशन। न्यूक्लियोटाइड्स भी क्या बनाएंगे? ट्रू सॉल्यूशन। ये फंडामेंटल है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, तो वो वाटर के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन होती है वो कौन बनाएगा भाई? लिपिड्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल, जो लिपिड्स होते हैं उनके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स अच्छे से डिजोल्व नहीं होंगे। बड़े बड़े प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल, ग्लोब्यूलर वगैरह, फिब्रस वगैरह, वो अच्छे से डिजोल्व नहीं होंगे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बनाएंगे कोलोइडल जो है ना वो सॉल्यूशन, जो कि सेमी फ्लूइड कहलाएगी, जो कि सेमी फ्लूइड की नेचर में आपको मिलेगी। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? सो दैट इज अबाउट द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होगा, एंड देन देयर विल बी द ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी कंपोज्ड ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, एंड कोलोइडल विल बी कंपोज्ड ऑफ लिपिड, प्रोटीन, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि दाने की फॉर्म में आपको नजर आएगी। ये दो टाइप की सॉल्यूशन आपको मिलेगी, कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। एक और चीज़ यहाँ पे समझने की है आपके बुक के हिसाब से, यही समझना है कि भाई देखें हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर दो चीज़ें मिलेंगी आपको। सपोज मैं अगर यहाँ पे एक और सेल बनाऊँ, सपोज देयर इज़ अ सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर आपको यहाँ पे न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म, एक लिक्विड मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म के अंदर, लिक्विड मिलेगा। और ये जो लिक्विड होता है, एक लिक्विड मिलेगा। तो दो पार्ट होंगे साइटोप्लाज्म के, एक लिक्विड पार्ट होगा और इसी लिक्विड पार्ट के अंदर आपको मिलेंगे ग्रेन्यूल्स। और ग्रेन्यूल्स जो ग्रेन्यूलर, अच्छा, एक लिक्विड पार्ट होगा साइटोप्लाज्म का और एक होगा ग्रेन्यूलर पार्ट। सो देयर आर टू पार्ट्स इन साइटोप्लाज्म, एक होता है लिक्विड पार्ट और दूसरा होता है ग्रेन्यूलर पार्ट। और आपको पता है ग्रेन्यूलर पार्ट कौन बनाता है? द ग्रेन्यूलर पार्ट आर कंपोज्ड, आर मेड बाय, दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स। ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के ऑर्गेनल्स, वो ऑर्गेनल्स बनाते हैं ग्रेनुलर पार्ट। तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो पार्ट मिलेंगे,
दैट इज द सेलुलर लिक्विड पार्ट एंड ग्रेनुलर पार्ट। लिक्विड पार्ट जो होगा दैट विल बी लिक्विड इन नेचर, जो आपको पानी मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर वो लिक्विड, और दूसरा जो आपको ऑर्गेनल मिलेंगे वो ग्रेनुलर पार्ट बनाएंगे किसी भी साइटोप्लाज्म का। अच्छा, तीसरी चीज़ भी यहाँ पे आपको मिलेगी साइटोप्लाज्म के अंदर, एक मिलेगा ग्रेनुलर पार्ट और लिक्विड पार्ट, एक होगा ग्रेनुलर पार्ट जो कि ऑर्गेनल बनाएगा। और तीसरी चीज़ भी आपने यहाँ पे याद रखनी है, साइटोप्लाज्म के अंदर लाजमी मिलेगी, वो होता है साइटोस्केलेटन। याद रखिएगा ये साइटोस्केलेटन क्या है, आगे लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज़ आपको मिलेगी दैट इज़ अ साइटोस्केलेटन, जो कि पर्टिकुलर शेप देता है किसी भी सेल को। तो ये साइटोस्केलेटन क्या देता है, ये शेप प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को, रिजिडिटी देता है। ये जो रिजिडिटी होती है, सख्ती होती है सेल के अंदर, हार्डनेस होती है, स्टिफनेस होती है, वो रिजिडिटी भी प्रोवाइड कौन करता है, साइटोस्केलेटन। और ये साइटोस्केलेटन भी आपको कहाँ पे मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा। आगे लेक्चर्स के अंदर ये समझाऊंगा कॉन्सेप्ट में आपको। हमने केमिकल कंपोजिशन पढ़ ली साइटोप्लाज्म की। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, दैट इज़ द मेटाबॉलिक रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉरी दैट इज़ मेटाबॉलिक समझिएगा कॉन्सेप्ट को, दैट इज़ मेटाबॉलिक रोल ऑफ साइटोप्लाज्म का मेटाबॉलिक रोल क्या है, मेटाबॉलिकली साइटोप्लाज्म कैसे रिएक्ट करता है, ये समझिएगा। बुक के हिसाब से भी इसको समझते हैं। आपके बुक में एक बात बताई गई होगी कि जो सेल होता है, आप जब सेल को देखेंगे तो जो सेल होगा उसके बीच में न्यूक्लियस मिलेगा आपको, ऐसे ना। ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द से स्ट्रीम करता रहता है। मैंने साइटोस्केलेटन आपको बताया ना, वो साइटोस्केलेटन क्या करता है, इस पूरे साइटोप्लाज्म को ऐसे मूव करवाता रहता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये चक्कर लगाता रहता है। दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसे आप नाम देंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को कहा जाता है साइक्लोसिस। दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज टर्म्ड एज साइक्लोसिस। ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट साइटोप्लाज्म के पास होती है, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो होता है ना वो मूव करता रहता है। इसकी वजह से इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है मटेरियल की। सो ड्यू टू साइक्लोसिस इवन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, क्यों होती है साइक्लोसिस, इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल बिल्कुल क्लियर हो, इवन हो, दैट इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल के लिए एक प्रोसेस होता है दैट इज टर्म्ड एज द साइक्लोसिस। ये याद रखिएगा। साइटोप्लाज्म को कहा जाता है इट इज सीट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर, उनकी वो सारी की सारी आपको साइटोप्लाज्म में होते हुए मिलेगी। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था भाई कि हमारे न्यूक्लियस में से एमआरएनए आता है, ठीक है। वो एमआरएनए न्यूक्लियस में बनता है, तो प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, बताया हुआ है मैंने, ठीक है। और फिर वो आता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आपको वहाँ पे मिलेंगे राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स आपको पता है कौन सी चीज़ में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन वाली फैक्ट्रीज। ये जो प्रोटीन की फैक्ट्रीज राइबोसोम्स होते हैं वो क्या बनाएंगे, वो प्रोटीन बनाएंगे। और ये कहाँ पे बनेगा, ये साइटोप्लाज्म में बनेगा। और प्रोसेस जो होगा वो होगा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, दैट इज द जीन एक्सप्रेशन। इसके अलावा एक प्रोसेस हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर के अंदर, क्रेब्स साइकिल। वो जो क्रेब्स साइकिल होता है वो कहाँ पे होता है, वो भी हमेशा कह सकते हैं कि क्रेब साइकिल के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है, प्लस में ग्लाइकोलाइसिस, ये भी आपको साइटोप्लाज्म में होते हुए मिलेंगे, एंड सो ऑन। ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद होगा क्रेब साइकिल। अच्छा, क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। क्रेब साइकिल कहाँ पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस करना पड़ेगा। ग्लाइकोलाइसिस होगा जिसमें ग्लूकोज ब्रेक होगा, तभी तो ग्लूकोज जाएगा पार्टिसिपेट करने इन क्रेब साइकिल। और ये पार्टिसिपेशन जो होगी वो भी, ग्लाइकोलाइसिस अगर नहीं होगा साइटोप्लाज्म में तो हमेशा कह सकते हैं कि क्रेब साइकिल भी नहीं होगा।
इसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। कोई चीज़ अगर टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, ये टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, चीज़ों को मॉडिफाई करता है विद हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड सर्टेन केमिकल्स। मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। एंड स्टोरेज इन वैक्यूल एंड अदर ऑर्गेनल्स, इट कंटेन ऑर्गेनल्स, ये याद रखिएगा, इट कंटेन्स ऑर्गेनल, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलेंगे। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। मैं बुक में से रीड करवा दूंगा। वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। वो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, यही सारे आपको साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेंगे। साइटोस्केलेटन के अंदर, साइटोस्केलेटन भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिलेगा। आपको ये चीज़ें आगे मैं बताता हूँ। रीड कर लेते हैं साइटोप्लाज्म के कॉन्सेप्ट को। द टर्म साइटोप्लाज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रोडोल्फ वॉन कोलाइकर इन 1868 फॉर द मटेरियल विच इज फिल्ड इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड होल मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल। लेक्चर में बताया हुआ ये चीजें स्ट्रक्चर बना के। इन सम सेल्स द साइटोप्लाज्म डिस्टिंग्विश इनटू टू रीजन। द आउटर क्लियर पार्ट नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज विस्कस कॉल्ड साइटोजेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब जो होता है वो साइटोजेल होता है, प्रीवियसली कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। एंड द इनर पार्ट नियर न्यूक्लियस इज लेस विस्कस लाइक सॉल्यूशन कॉल्ड साइटोसोल, जिसे प्रीवियसली एंडोप्लाज्म कहा जाता था। Chemical nature and metabolic role of cytoplasm. Cytoplasm is translucent granular liquid. ये translucent होता है, शफाफ ग्रेन्यूल की फॉर्म में। It consists of an aqueous ground substance called cytosol. Aqueous का मतलब होता है water containing. Chemically it contains about 90% water. It forms a solution containing all the fundamental molecules of the life, that is salt, sugar, amino acid, fatty acid, nucleotide, vitamins, hormones, inorganic ions. ये जो solution होता है true solution कहलाता है। The large molecule like protein and lipids are also present in the form of colloidal सेमी फ्लूइड। तो ये दो चीज़ें आपके बुक में यहाँ पे बताई गई है। देखें यहाँ पे जो ये दिखाया गया है, दैट इज़ द एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये फ़र्क होता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा साइड में होता है, इनके बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होता। यही कॉन्सेप्ट है, आगे आपको पता चल जाएंगे जैसे लेक्चर में डीपली चलेंगे इस चैप्टर में। Observation under electron microscope revealed that the cytoplasm is not consist of liquid part only. सिर्फ liquid part नहीं होता, but it also contain granular part called cytoplasmic organelles. With this granular part, a mesh of tiny filament, the microfibrillar, which form a type of skeleton. Fibers की तरह, दागों की तरह structure होता है जिन्हें cytoskeleton कहा जाता है। Giving rigidity, stiffness देता है to cell and help unicellular organism in movement में भी help करता है ये cytoskeleton. Most of the cytoplasmic organelles are tough to be attached with the cytoskeleton. The cytoplasm exhibit active streaming movement around the inner surface of the cell called cyclosis. वो जो साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग होती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, दिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट इन साइटोप्लाज्म. इट इज कंसिडर्ड द सीट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फ्रॉम जीन एक्सप्रेशन टू एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस लाइक ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल. ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है मोस्टली ये. द एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड एयर इन क्लोरोप्लास्ट. इट आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज एंड वैक्यूल एंड अदर ऑर्गेनल्स. ये सारी चीज़ें कौन करता है? साइटोप्लाज्म करता है. आई गेस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका.